हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सस्टेन यील्ड, प्रोग्रेसिव यील्ड एंड काफ़ी अदर टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं हमारा यहाँ पे। आरपीएससी के द्वारा जो एसीएफ आरएफएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी उसके लिए फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का ये सिलेबस है और इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं और यूनिट थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हाइलाइटेड पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट, सस्टेन एंड प्रोग्रेसिव यील्ड। इसके साथ ही रोटेशन, इसके टाइप, लेंथ को हम देखेंगे। फिर नॉर्मल फॉरेस्ट एंड वर्किंग प्लान प्रिपरेशन, इसके ऑब्जेक्टिव एंड यूज्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सस्टेन यील्ड और प्रोग्रेसिव यील्ड को यहाँ देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है सस्टेन यील्ड। हम देखेंगे कि सस्टेन यील्ड से हमारा क्या मीन है। तो डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि सस्टेन यील्ड डिनोट्स द मटेरियल दैट ए फॉरेस्ट कैन यील्ड एनुअली और पीरियोडिकली इन परपेट्यूटी। तो यहाँ पे एनुअली और पीरियोडिकली यहाँ पे मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है किसी फॉरेस्ट के द्वारा। तो इस तरीके से जो यील्ड प्राप्त होती है वो सस्टेन यील्ड कहलाती है। एंड आगे इसकी यहाँ पे प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि ये रेगुलर एंड कंटिन्यूस सप्लाई होती है किसी प्रोड्यूस की टू द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम ए यूनिट एरिया। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन देखी है सस्टेन यील्ड की। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव यील्ड किसे कहते हैं। प्रोग्रेसिव यील्ड के नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे जो यील्ड है उसमें कुछ चेंजमेंट लाके यहाँ पे उसको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह से और उसको और उसमें सुधार किया जाता है, फिर वो प्रोग्रेसिव यील्ड कहलाती है। तो आगे दिया गया है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ सोइल एंड द क्रॉप बाय सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट। तो सोइल की प्रोडक्टिविटी को सुधार के और सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट के थ्रू एंड जो टेंडिंग की प्रोसेस है जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जुडिशियस टेंडिंग यानी बुद्धिमत्ता से टेंडिंग करके एंड इनरिचमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय चेंजिंग द क्रॉप कंपोजिशन एंड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल इन्फेरियर फॉरेस्ट बाय वैल्यूएबल फॉरेस्ट स्पीसीज। तो इस तरीके से चेंजमेंट करके जो यील्ड फिर प्रैक्टिस में लाई जाती है वो प्रोग्रेसिव यील्ड कहलाती है। तो हमने यहाँ पे सस्टेन यील्ड एंड प्रोग्रेसिव यील्ड की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन। तो हम देखेंगे कि रोटेशन से यहाँ क्या मीन है। रोटेशन is the planned number of years between the formation or regeneration of a crop and its final felling। तो यहाँ पे रीजनरेट जब किया जाता है किसी फॉरेस्ट को या क्रॉप को, उससे फिर जब उसको फाइनली कट किया जाता है उसके बीच का जो पीरियड है वो रोटेशन पीरियड कहलाता है। एंड आगे दिया गया है कि इट इज़ द एज ऑफ प्लांट बियॉन्ड विच डेटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑकर। तो इसके बाद जो क्वालिटी है वहाँ पे टिम्बर वगैरह की वो डिटोरिएट होने लगती है, यानी इतने इतने टाइम पे इसको रोटेट करना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस या टिम्बर जो है वो हम चाहते हैं तो इसको हमें टाइम टाइम पे रोटेट करना पड़ता है, यही रोटेशन पीरियड कहलाता है। आगे टाइप ऑफ रोटेशन दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट है फिजिकल रोटेशन। तो फिजिकल रोटेशन जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इट इज़ द रोटेशन विच कोइंसाइड विद द नेचुरल लीज ऑफ लाइफ ऑफ स्पीसीज ऑन ए गिवन साइट। तो ये प्रोटेक्शन एंड एमिनिटी फॉरेस्ट, पार्क लैंड्स और रोड साइड एवेन्यू वगैरह पे एप्लीकेबल होता है ये फिजिकल रोटेशन। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है सिल्वीकल्चरल रोटेशन। तो silvicultural rotation is the rotation through which a species is retained until satisfactory vigor of growth and reproduction on a given site। एंड ये एप्लीकेबल होता है एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री पे। इसका यहाँ मेन है कि हमें जो क्वालिटी चाहिए टिम्बर की वो अगर हमें प्राप्त हो रही है तो हम यहाँ पे क्लियर फेलिंग कर लेते हैं और फिर हम दोबारा से जो फॉरेस्ट है उसको रीजनरेट करते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल रोटेशन। टेक्निकल रोटेशन इज द रोटेशन इन विच ए स्पीसीज yield द मैक्सिमम मटेरियल ऑफ ए डिजायर्ड साइज फॉर इकोनॉमिक कन्वर्जन
और फॉर स्पेशल यूज़। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिकली यहाँ पे कुछ बेनिफिट देखा जाएगा। तो दिया गया है कि मैक्सिमम यहाँ पे जो बेनिफिट है वो चाहते हैं ये, तो मैक्सिमम मटेरियल ऑफ ए डिज़ायर्ड साइज़ यहाँ पे चाहिए। तो इस तरीके से जो रोटेशन किया जाता है वो टेक्निकल रोटेशन कहलाता है। इसके बाद है रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन। तो इसमें जो यील्ड है यहाँ पे मैक्सिमम एनुअल यील्ड चाहिए, तो इट इज़ द रोटेशन दैट यील्ड्स द मैक्सिमम एनुअल और नेट रेवेन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस तरीके से जो रोटेशन है वो कहलाता है रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम। तो इट इज़ द रोटेशन विच यील्ड्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोस और नेट रेवेन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट इनकम जो है वो पर्पस होता है। उसके बाद है फाइनेंशियल रोटेशन। तो इट इज़ द रोटेशन विच यील्ड्स द हाईएस्ट नेट रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इस तरीके से हमने रोटेशन के टाइप देखे हैं। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ रोटेशन के बारे में। लेंथ ऑफ रोटेशन से हमारा मेन है कि कितने कितने टाइम के बाद में जो स्पीसीज है, जो क्रॉप है, उसका रीजनरेशन है वो रोटेट किया जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ रोटेशन है वो डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पीसीज। तो कुछ जो स्पीसीज होती हैं वो जल्दी उगती हैं, इसलिए उनका जो रोटेशन पीरियड है वो शॉर्टर होता है, और कई हैं वो काफ़ी टाइम लेती हैं, इसलिए उनका रोटेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है। आगे देखते हैं हम। आगे दिया गया है सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज। तो कुछ जो स्पीसीज हैं वो फास्ट ग्रोवर होती हैं और कुछ स्लो ग्रोवर होती हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है ये। एंड आगे है सॉइल टाइप पे। तो अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो जो क्रॉप है वो जल्दी उगेगी और शॉर्टर पीरियड उसको लगेगा, और अगर जो सॉइल है वो सही नहीं है तो यहाँ पे जो क्रॉप है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रोटेशन पीरियड इससे भी प्रभावित होता है। इसके बाद है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो जो रोटेशन पीरियड है वो कई बार मनी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, एंड जो वुड प्राइसेस में चेंज होते हैं उन पे डिपेंड करता है, यानी इकोनॉमिकली भी ये प्रभावित होता है। तो आगे देखेंगे। आगे दिया गया है सोशल कंडीशन। तो मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है ये। अगर अच्छी मार्केट प्राइस है तो यहाँ पे जल्दी यहाँ पे कट कर लिया जाएगा। पर्सनल नीड्स, अगर पर्सनल नीड्स हैं तो भी यहाँ पे क्लियर फेलिंग जल्दी कर ली जाएगी। एंड अदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉरेस्ट। तो नॉर्मल फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट होता है? एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन हो, यानी जो ट्रीज़ हों उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। एंड उसके बाद है कि नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक हो इसका, एंड जो इंक्रीमेंट है वो भी नॉर्मल हो। अब हम जो ये टर्म्स आई हैं इनको देखेंगे। नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन से क्या मीन है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ट्री ऑफ ऑल एज फ्रॉम 1 ईयर ओल्ड टू रोटेशन एज इन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो ट्रीज़ है उनमें। एंड फिर है नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इन ए फॉरेस्ट विद नॉर्मल एज ग्रेडेशन और एज ग्रेडेशन एंड नॉर्मल इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है नॉर्मल इंक्रीमेंट। तो इट इज़ द बेस्ट और मैक्सिमम इंक्रीमेंट अटेनेबल बाय ए गिवन स्पीसीज एंड फॉर ए गिवन रोटेशन। तो इस तरीके से ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक नॉर्मल फॉरेस्ट में। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सिल्वीकल्चरल सिस्टम के थ्रू नॉर्मल फॉरेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है क्लियर फेलिंग सिस्टम। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे हम यील्ड रेगुलेशन वगैरह डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे। तो क्लियर फेलिंग सिस्टम में क्या होता है कि टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ कॉप्स में, एंड विच इज़ इक्वल टू A/R। ये जो कॉप्स हैं ये इक्वल होती है नंबर ऑफ ईयर्स इन रोटेशन, और A यहाँ पे एरिया है एंड R है वो रोटेशन ईयर है। तो इस तरीके से जो रोटेशन ईयर है वो डिसाइड करके यहाँ पे नॉर्मल फॉरेस्ट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। फिर है शेल्टर वुड सिस्टम। यहाँ पे जो टोटल एरिया है उसको रीजनरेशन ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है,
और द नंबर ऑफ पीरियोडिक जो ब्लॉक के जो नंबर हैं वो इक्वल होते हैं रोटेशन डिवाइडेड बाय रीजनरेशन पीरियड, यानी R/P से डिवाइड करने के इक्वल होते हैं। एंड ईच ब्लॉक विल हैव सिंगल एज क्लास बिकॉज ईच रीजनरेशन ब्लॉक इज हार्वेस्टेड एंड रीजनरेशन विद इन द रीजनरेशन पीरियड। तो इस तरीके से ब्लॉक वाइज यहाँ पे कोशिश की जाती है नॉर्मल फॉरेस्ट प्राप्त करने की। एंड इसके बाद है इरेगुलर फॉरेस्ट। तो इन इट एज क्लास डिस्टिंक्शन इज डिफ़िकल्ट बिकॉज ईच यूनिट एरिया है उसमें सभी एज की क्लासेस के जो ट्रीज हैं वो होते हैं इरेगुलर फॉरेस्ट में। तो इसमें जो एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर है इसको यूज किया जाता है रोटेशन एज की जगह पे। सो इट इज़ essential that every year we have to harvest all trees which attain the exploitable diameter all over the area। तो एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर जिन्होंने अचीव कर लिया उन ट्रीज़ को हार्वेस्ट कर लिया जाए ताकि हम बाद में नॉर्मल फॉरेस्ट प्राप्त कर पाएँ। आगे दिया गया है व्हाट इज़ वर्किंग प्लान इन फॉरेस्ट। तो जो वर्किंग प्लान है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि वर्किंग प्लान इज इसेंशियली ए प्लान डिटेलिंग द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट वेल्थ, लैंड, फ्लोरा, fauna एंड वाटर रिसोर्सेज एंड डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स एंड प्रेस्क्राइबिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे कंजर्व, प्रिजर्व एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। तो इस तरीके से जो प्लान बनाया जाता है यहाँ पे वो वर्किंग प्लान कहलाता है। एंड आगे दिया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मल फॉरेस्ट। नॉर्मल फॉरेस्ट को अटेन करना यहाँ पे जो प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीज होती हैं उनका मेन एम होता है, लेकिन नॉर्मल फॉरेस्ट प्राप्त करना एक आइडियल कंडीशन होती है, यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है नॉर्मल फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करना। नॉर्मल फॉरेस्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है ओनली अंडर प्लान मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि क्यों हमें आवश्यकता होती है नॉर्मल फॉरेस्ट प्राप्त करने की। तो काइंड्स ऑफ अबनॉर्मेलिटी पाई जाती हैं फॉरेस्ट में, जैसे अंडर स्टॉक्ड ग्रोइंग स्टॉक होता है, ओवर स्टॉक्ड ग्रोइंग स्टॉक होता है। इसके साथ ही नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक विद अबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज क्लासेस एंड इंक्रीमेंट में बी सबनॉर्मल एंड नॉर्मल इंक्रीमेंट इन अबनॉर्मल फॉरेस्ट। तो काफ़ी सारी जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको दूर करने के लिए हमें नॉर्मल फॉरेस्ट की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट। तो दिया गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट सर्विस फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ इट्स फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री की जो शुरुआत है उससे लेके हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आगे दिया गया है कि डॉक्टर डाइट्रिक ब्रेंडिस जो कि एक जर्मन फॉरेस्टर थे, इंडिया के फर्स्ट IGF यानी जनरल ऑफ फॉरेस्टर ये नियुक्त हुए थे 1864 में, और ये साइंटिफिकली ट्रेंड ऑफिसर्स को यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाए थे। फिर एक सर्विस इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस कॉन्स्टिट्यूट की गई 1867 में, एंड इनिशियली द कैंडिडेट्स थे ये सेलेक्ट किए जाते थे टू अंडरगो फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इन फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद 1870 में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे इंडिया में फंक्शन करने लग गया था। By 1870 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड रेगुलर फॉरेस्ट सर्विस बिगेन टू फंक्शन इन इंडिया। उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं उनके द्वारा यहाँ पे डिमांड की गई ट्रेंड पर्सोनल्स की, और 1891 में प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस को क्रिएट किया गया। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट टू द कंट्रोल ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट इन 1930। और यहाँ पे उसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस को रिप्लेस कर दिया गया बाय द सुपीरियर फॉरेस्ट सर्विस ऑफ द स्टेट। इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्विस है उसके 4 हायरार्कियल लेवल हैं, IFS, SFS, FROs एंड फील्ड एग्जीक्यूटिव स्टाफ कंप्राइजिंग ऑफ डिप्टी रेंज ऑफिसर, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड्स इसमें होते हैं एग्जीक्यूटिव स्टाफ में। अब हम आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि हायर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इंडिया में 1 जुलाई 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और ये ऑल इंडिया सर्विस AIS एक्ट 1951 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया।
इसके अलावा IAS एंड IPS जो हैं ये अदर 2 हैं। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है ये यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन गई थी 1984 में। आगे रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता था उसके बारे में बताया गया है कि द रिक्रूटमेंट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एन एनुअल ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था UPSC के द्वारा, जो अभी भी करवाया जाता है। एंड साइंस ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। IFS की यहाँ बात की जा रही है। एंड द सर्विस कंडीशन ऑफ द ऑफिसर आर गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर AIS एक्ट के अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके थ्रू गवर्न की जाती थी। एंड द ऑफिसर्स अंडर गो प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यहाँ देहरादून में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड आर अलॉटेड टू 24 स्टेट एंड जॉइंट कैडर्स एज पर द कॉमन गाइडलाइन फॉर द 3 AIS। एंड आगे दिया गया है कि स्ट्रेंथ और कंपोजिशन जो है इस कैडर में जितने यहाँ पे नंबर्स होंगे कैंडिडेट्स के ये रिव्यू किया जाता है 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन कंसल्टेशन, यहाँ पे जो भी स्टेट रिलेटेड होते हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद। एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्रूटेड टू द सर्विस डिफर फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो हर साल इनके जो नंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके बाद दिया गया है कि जो SFS है जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है इज़ वन ऑफ द प्रीमियर सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड इन द लाइन ऑफ कमांड, क्योंकि फर्स्ट तो IFS होती है, इन विच रिक्रूटमेंट इज़ मेड थ्रू द रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अब हम एग्ज़ाम के बारे में अभी जो पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल जो अभी हम सिलेबस कर रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है राजस्थान के द्वारा, उसी तरीके से काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। ये जो एग्ज़ाम्स होती हैं ये अंडर सेपरेट रिक्रूटमेंट के थ्रू करवाई जाती हैं ईच स्टेट और UT के द्वारा। एंड 50% ऑफ द ऑफिसर्स हैं ये तो FRO ग्रेड से प्रमोट किए जाते हैं और बाकी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। The professional induction training is organized by the GOI run SFS colleges, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आगे दिया गया है कि जो SFS होते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस ये फीडर सर्विस की तरह कार्य करते हैं IFS के लिए, क्योंकि 1/3 ऑफ द पोस्ट जो IFS में होती हैं इन एनी स्टेट UT कैडर ये फील्ड की जाती हैं SFS में प्रमोशन के थ्रू। एंड जो SFS स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर हैं उनको ACF के यहाँ पे पद पे यहाँ पोस्ट किया जाता है ऑन वेरियस फंक्शनल पोस्ट इन द SFDs और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ टेरिटोरियल और फंक्शनल फॉरेस्ट डिवीजन। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एंड फील्ड एग्जीक्यूटिव स्टाफ के बारे में। तो जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स होते हैं ये की फंक्शनरीज होते हैं फील्ड ऑपरेशन इन द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कैडर ऑफ FROs इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट UT एंड रिक्रूटमेंट इज़ मेड थ्रू 2 मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड तो होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ मेड थ्रू PSCs, यानी जो स्टेट सर्विस कमीशंस होते हैं उनके थ्रू। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं, परसेंटेज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, आर फील्ड थ्रू प्रमोशन फ्रॉम द लेवल ऑफ डिप्टी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर या फॉरेस्टर्स। एंड द प्रोफेशनल इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट FROs is also controlled organized by the government of India. The FROs are posted in charge of territorial or functional range or are assigned special duties. तो जो एग्ज़ाम हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में ही यहाँ बताया गया है कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा एग्ज़ाम ली जाती है या फिर प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बनते हैं। अब हम देखेंगे फील्ड एग्जीक्यूटिव स्टाफ के बारे में। नेक्स्ट है फील्ड एग्जीक्यूटिव स्टाफ। तो रिस्पेक्टिव स्टेट एंड UTs हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड कैडर मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड एग्जीक्यूटिव स्टाफ। इनके 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है डिप्टी रेंज ऑफिसर्स, एक होता है फॉरेस्टर्स एंड फिर होता है फॉरेस्ट गार्ड्स।
And recruitment to the category of forest guard is done mainly through direct recruitment by the state UTs and except for a small percent of post जो हैं वो kept for lateral entry होती है इनमें from the ministerial staff, peon watchers, etc. in some states, and forester is either through direct recruitment or through promotion होता है lower level से, and the post of deputy range officer are filled through promotion. The recruitment rules and the pattern जो हैं वो state to state यहाँ पे अलग अलग होते हैं. The induction training to the direct recruits is imparted in the SFTs academies run by the respective states. तो इस तरीके से हमने जो हायरार्कियल लेवल है उनको देखा यहाँ पे. एक बार हम रैंक भी देख लेते हैं. सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, तो इसमें आते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर, उनके बाद है एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर, फिर है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर्स एंड फिर है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर्स. उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर्स में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर्स आते हैं एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. जो हम एग्ज़ाम देख रहे हैं इसमें ACF की जो वैकेंसीज हैं वो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स में आते हैं. इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग स्टाफ, तो जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं ये दूसरी जो वैकेंसीज है इस एग्ज़ाम में, तो ये इम्प्लीमेंटिंग स्टाफ में आते हैं. इसके बाद आते हैं फॉरेस्टर एंड फिर आता है प्रोटेक्शन स्टाफ, इसमें फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फॉरेस्ट वॉचर्स आते हैं और ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट. सो हमने डिस्कस किया आज रोटेशन को एंड इसके साथ ही प्रोग्रेसिव यील्ड, सस्टेन यील्ड वगैरह एंड नॉर्मल फॉरेस्ट को एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट को. सो आज के इस लेक्चर में इतना ही एंड बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.